हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि आप राजस्थान कंप्यूटर टीचर सिलेबस को विद इन 3 मंथ्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। चूँकि ऐसी संभावना है कि मई के एंड में ये एग्ज़ामिनेशन हो सकता है, तो आपके पास अब मुश्किल से 90 दिन रहे हैं। तो आप 90 डेज़ में कैसे इस सिलेबस को पूरा करें, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यही है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको उसको कवर करना। तो अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस का मतलब क्या है कि सिलेबस को सबसे पहले तो ब्रेक द सिलेबस इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, ब्रेक द सिलेबस इनटू स्मॉल टॉपिक्स। स्मॉल टॉपिक्स का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने जो सिलेबस है उसको कैसे ब्रेक किया, और आप जितना ज़्यादा उसको माइक्रो लेवल पे ब्रेक कर सकते हो उतना कीजिए, जिससे इससे आपको आसानी रहेगी कि जो भी आप कवर करोगे, जैसे आप अगर स्मॉल टारगेट्स बनाओगे तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा तोड़ सको सिलेबस को उतना ज़्यादा ब्रेक कीजिए। फिर आपको न्यूमोनिक्स बनाने। न्यूमोनिक्स मतलब जिसको आप शॉर्ट ट्रिक्स भी बोलते हैं। शॉर्ट ट्रिक जैसे अब मुझे याद करना है गोगा नवमी क्या है, तो मेरे दिमाग में फिट हो चुका है BK9 मीन्स गोगा नवमी। बी मतलब होता है भाद्रपद, के मतलब कृष्ण, तो भाद्रपद कृष्ण 9 मतलब नवमी। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बना ली किसकी, गोगा नवमी की। इन्हीं को न्यूमोनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे खुद के न्यूमोनिक्स बनाइए जो आप लंबे समय तक याद रख सकें। और फिर अगेन जो गोल्डन रूल है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। आप भले ही 1 चैप्टर पढ़े, भले ही 10 चैप्टर पढ़े, जब तक आप उनको रिवाइज नहीं करोगे आप एग्जामिनेशन में जो है सही क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके ब्रेन में वो स्टोर होता जाएगा। तो रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक दिन में अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तीसरे दिन उसको रिवाइज कीजिए, 7वें दिन और 1 महीने के बाद, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो दिस इज़ द सिलेबस, और ये सिलेबस मैंने फ्लीकी की वेबसाइट से लिख लिया था। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर आई गेस वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। मैं ये जो है पूरा सिलेबस आपको, मैंने इसकी PDF बना ली है, मैंने नोट डाउन किया था, और इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सो हियर यू कैन सी राजस्थान एक परिचय, फिर राजस्थान की सभ्यता, शिलालेख, ताम्रपत्र, पुरालेख। ये मैं जो है राजस्थान GK का जो इसमें पोर्शन है उसके बारे में बता रहा हूँ। आपके वहाँ केवल दे रखा है राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, बस 3-4 पॉइंट दे रखे हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो मैंने सारी डिटेल में लिख ली है। डिटेल में लिखने से क्या होता है, आपको आइडिया रहता है कि आपने कितना सिलेबस कवर किया और कितना आपका बचा हुआ है। ठीक है, राजस्थान एक परिचय आप आराम से 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। कंप्लीट राजस्थान का परिचय 1 दिन में पूरा हो सकता है। इस परिचय में आपको ये भी करना है उसके जो उसके पॉइंट्स है सारे, कि उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है राजस्थान की, जो जियोग्राफिकल उसकी टोपोग्राफी है। ठीक है, कहाँ पे जो उसके पठार है, कहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान जो है वो किन किन ज़िलों में, ये सब चीज़ें आप 1 दिन में कवर कर सकते हो सारी। ठीक है, तो इसके बाद आपके आते हैं राजस्थानी सभ्यताएँ। तो राजस्थान की सभ्यताएँ उसमें क्या क्या आएगा, शिलालेख। शिलालेख जैसे जो भी शिलालेख होते थे उसी से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ। जैसे अशोका के शिलालेख मिले या किसी और राजा के शिलालेख मिले तो उनसे पता चलता है कि उस टाइम क्या चल रहा था। तो आपको शिलालेख पढ़ने। इसके अलावा आपको सिक्के कहाँ से मिले, ठीक है, चांदी के सिक्के कहाँ से मिले राजस्थान में, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब पुरालेख के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपको ये हिस्ट्री का पार्ट आ गया सारा, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो वंश आपको सारे पढ़ने। मेजरली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मेवाड़ के बारे में एक तो मेवाड़, मारवाड़ और कछवाहा, ये 2-3 तो आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं हम ये सारे वंश, मतलब ये हिस्ट्री का पार्ट है सारा। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आएगा। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछने का। तो किसान आंदोलन से पहले इतने प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन अब काफ़ी आने लग गए। तो आपको किसान आंदोलन को तो बहुत अच्छे से कवर करके जाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये आप करंट अफेयर्स की मैगजीन से कवर करना। प्रमुख व्यक्तित्व ज़्यादातर करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, तो आप मूमल मैगजीन से पढ़ सकते हैं। राजस्थान में सहायक संधियाँ, ये टॉपिक नॉर्मली आपका
जो अंग्रेज आए थे राजस्थान में, तब उन्होंने जो सहायक संधियाँ करी थी, ठीक है, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि हो गई या फिर, ठीक है, ये सब जो सहायक संधियाँ करी थी उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो किस, जैसे वहाँ पूछेंगे कि बताइए कि किसने सबसे पहले अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की, किस रियासत ने, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको कला और संस्कृति अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है ना राजस्थान के लोक देवता, ये .21 आपका 21 से लेके एंड आपका ये 25 तक, ये सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इसको आपको रट मारना है। लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, प्रमुख मंदिर, मस्जिद, मकबरा, दरगाह, राजस्थान के प्रमुख किले, इनसे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए आप कुछ, अगर आपको लगता है राजस्थान जी के आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करो, ये 5 टॉपिक तो आप रट के चले जाना, ठीक है, इनको नहीं छोड़ना, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब आपको आपके ये 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको आना है इन पे, फिर आपको आना है एक तो राजस्थान की चित्रकला पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको राजस्थान की चित्रकला, और राजस्थान की चित्रकला के बाद आते हैं राजस्थान की हस्तकला। ये दोनों आपको करने हैं। हस्तकला से कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते, चित्रकला से हमेशा पूछते हैं। उसके बाद आपके राजस्थान के मेले और त्यौहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछे जाती है राजस्थान के जो आभूषण है। तो ये आपको, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सारे अच्छे से करने हैं। ये हमेशा पूछते हैं एग्जामिनेशन में, RSM-SSB के फेवरेट टॉपिक से हमेशा पूछते हैं। और राजस्थान की जनजातियाँ भी एक बार थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि आजकल जनजातियों के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप चाहो तो इनको तो आपको करना ही है, इनके बाद फिर आपको अदर टॉपिक्स पे आना है। तो कोशिश करो और कुछ भी छोड़ के न जाए। मैं एक सलाह दूंगा, भले ही आप थोड़ा सा पढ़े लेकिन ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप वहाँ पे ऑप्शंस में एलिमिनेशन कर सकते हैं। सपोज 4 ऑप्शन आएंगे, सपोज एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब सपोज इन 4 ऑप्शंस में से आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, और वो क्या पता चलेगा, जब आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि ये मान लो ये 2 नहीं हो सकते। तो आपके क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50% हो गई, ठीक है, 50% आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन सपोज आप बिल्कुल नहीं पढ़ के गए और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, क्योंकि आप 25% चांस रहेंगे आपके किसी क्वेश्चन को सही करने के, यहाँ 50% हो जाएंगे, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 रह जाएगी अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो मतलब दुगने चांसेज है कि आप एक क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा नॉलेज रखेंगे, थोड़ी सी भी नॉलेज रखेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़िए मत, भले ही एक बार नज़रों के नीचे से निकाल लीजिए, भले ही एक रीडिंग मार लीजिए, पढ़ने की कोशिश मत करो, रीडिंग में मार लोगे ना तो काम हो जाएगा। अब आगे आता है, ये आपके राजस्थान के टॉपिक चल रहे हैं। अभी आपकी ज्योग्राफी वाला टॉपिक आ गया। ज्योग्राफी में देखिए नदियों से पूछा जाता है हमेशा, और झीलें, ये एग्जामिनर की फेवरेट होती है। इसके अलावा खनिज, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक जनसंख्या से भी क्वेश्चन आता है, राजस्थान की जनसंख्या 2011, ठीक है। अब और एक आपका क्वेश्चन आ जाता है वन्य और अभ्यारण्य से, ठीक है। इसमें आपसे पूछ सकते हैं, एक और क्वेश्चन आता है जो आपके शुभंकर होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, जयपुर का शुभंकर क्या है, भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है, ठीक है। या फिर पूछेंगे कि बताइए चीतल कहाँ का शुभंकर है, या बाघ कहाँ का शुभंकर है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शुभंकर आपको पढ़ लेने हैं। तो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट। ये आप, अगर आप एक बार ये टॉपिक कर लोगे ना, देखो छोड़ना कुछ नहीं है। इसमें टोटल 65 टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप देख लो। हर एक टॉपिक को पढ़ो अच्छे से, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ। देखो 2 तरीके पढ़ने के, एक उसको बोलते हैं प्री टेस्टिंग, अंग्रेजी में एक शब्द आता है प्री टेस्टिंग। अब प्री टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? प्री टेस्टिंग का मतलब होता है
सपोज आपको कोई टॉपिक नहीं पता, सपोज आपको नहीं पता कि राजस्थान की मृदा कौन सी है, सपोज आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है राजस्थान की मृदा के बारे में, तो देखो पढ़ने के अब 3 मेजर तरीके हैं जो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तरीका ये है, आप सीधा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। सपोज आपके पास 10 क्वेश्चन की क्विज है, आप या तो ऑनलाइन जाके क्विज सॉल्व करना शुरू कर दो, या फिर आप प्रैक्टिस, जैसे मैंने लक्ष्य की जो बुक बताई थी, आप सीधा ऐसे करो, क्वेश्चन आंसर छुपा लो और सीधा क्वेश्चंस को पढ़ो और दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, एक बार दिमाग लगाओ और उसको करने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं प्री टेस्टिंग। बिना किसी नॉलेज के सीधा किसी क्विज को या सीधा किसी पेपर को अटेम्प्ट करना, किसी टॉपिक को अटेम्प्ट करना बेसिकली। तो जैसे मृदा के बारे में आपने बिल्कुल कभी सुना ही नहीं है और आप सीधे इसको क्वेश्चन करने लगे, तो ऑब्वियसली सी बात है आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है। देखो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इस तकनीक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब भी हम कोई चीज़ भूलते हैं, जब भी हम कोई किसी चीज़ को जोड़ लगा के पढ़ते हैं ना, हमारे दिमाग याद रखता है, और जब भी हम कोई गलती करते हैं उसको दिमाग हमेशा याद रखता है। सपोज आप पेपर में यहाँ पे आपको 10 के 10 ऑप्शन आपको नहीं पता होंगे, जब आप अगली बार बुक पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग इस पॉइंट पे रुक जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा था और ये इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह आप अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। इसको प्री टेस्टिंग बोलते हैं। तो आप या तो प्री टेस्टिंग वाला मेथड यूज़ कर लो। अब कई लोगों को ये मेथड अच्छा नहीं लगता कि बिना पढ़े कैसे जो है क्वेश्चंस कर ले, तो एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं, मतलब पहले थ्योरी पढ़ लो आप, सिंपल जो हमारा जनरल मेथड होता है, उसके बाद आप क्विज की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, क्विज लगा लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो बेसिकली। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, क्विज की प्रैक्टिस कर लो, जो भी आपको करना है कर लो। पहले थ्योरी पढ़ लो अच्छे से और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। और क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, आपने आज थ्योरी पढ़ ली, तो थ्योरी पढ़ने के मान लो 2-3 घंटे का टाइम लो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, फिर तीसरे दिन, ठीक है, तीसरे दिन एक बार वापस थ्योरी मत पढ़ो, सीधे क्वेश्चन लगाओ, और जो क्वेश्चन में आप अटक रहे हो उसके नोट्स बना लो। और एक 7वें दिन, ठीक है, 3 रिवीजन हो गए, और एक महीने के लास्ट दिन, ठीक है, यानी 31वें दिन या 30वें दिन जो भी आपका महीने का एंड है तब। तो जब आप 4 रिवीजन मार लोगे ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी चीज़। तो आपको मिनिमम 3 से 4 रिवीजन करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये जीके याद होगी। राजस्थान की जीके थोड़ी टफ है, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती है। आप एक दिन पढ़ोगे, आपको एक दिन याद रहेगी, अगले दिन भूल जाओगे बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। पहले दिन करा, फिर तीसरे दिन करा, पहले दिन पढ़ा, तीसरे दिन रिवाइज करा, 7वें दिन रिवाइज करा, और महीने के एंड में रिवाइज करा जितना भी पढ़ा है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में लोगों को कन्फ्यूजन है कि पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये मैथ्स का टॉपिक, इसमें देखिए क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद डेटा सफिशिएंसी, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा कि आपको परसेंटेज पढ़ने, ठीक है, परसेंटेज नहीं दे रखा, या आपको यहाँ पे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, TSD बोलते हैं जिसको, या फिर टाइम एंड वर्क जो होता है, टाइम एंड वर्क वो भी नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पे जो मेजर फोकस है वो एक तो है नंबर सिस्टम पे, ये आपको अच्छे से पढ़ना है नंबर सिस्टम। एक आपका मेजर फोकस रहेगा LCM SCF पे, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपके जो क्वेश्चन आएंगे जो दे रखा है सिलेबस में डायरेक्टली, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। बाकी डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तो आप नॉर्मल ये क्वेश्चंस तो हो जाते हैं लोगों से, लेकिन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कई बार टफ आ जाते हैं तो करना मुश्किल हो जाता है। तो आप नंबर सिस्टम के अच्छे से प्रैक्टिस करो इसमें। अब बुक्स की बात करें तो देखिए मैथ के लिए कौन सी बुक यूज़ कर सकते हो आप। मैथ के लिए आपको बुक यूज़ करनी चाहिए, देखिए एक तो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, PDF डाउनलोड कर लो यार, सीधी सी बात है, PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो। PDF किसकी डाउनलोड कर सकते हो आप, तो RS अग्रवाल की PDF डाउनलोड कर लो, RS अग्रवाल, ठीक है, आपको कहीं भी इंटरनेट से मिल जाएगी RS अग्रवाल, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल की जैसे आपको बुक मिल जाए, उसको कहीं से भी मिल जाएगी आपको। मैं ट्राई करूँगा मैं उस बुक को अपलोड कर दूँ मैथमेटिक्स की। तो RS अग्रवाल की बुक का आप इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग में RS अग्रवाल की आती है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों के लिए एक ही राइटर है, अलग अलग बुक्स आती है दोनों की, रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, राइटर सेम है RS अग्रवाल, तो उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। RS अग्रवाल से कईयों को जो है, अब उसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं होती, तो
शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पढ़नी है तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, मैं चैनल बता देता हूँ। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है तो आप अभिनय मैथ्स का सहारा ले सकते हैं, अभिनय, ठीक है, अभिनय मैथ्स, अभिनय मैथ्स एक चैनल है, उसका आप सहारा ले सकते हैं। मैं इसकी भी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो रीजनिंग के लिए आप कोई सा भी चैनल देख सकते हो। अभिनय मैथ्स पे रीजनिंग के कम शायद पोर्शन नहीं है, आपको उसके लिए कोई और चैनल जैसे वाईफाई स्टडी वगैरह, वहाँ पे काफ़ी सारा रीजनिंग का मटेरियल पड़ा है, या किसी भी अड्डा 247 किसी भी बैंकिंग के जो चैनल से बैंकिंग की प्रिपरेशन कराते हैं तो वहाँ से आप देख लेना, रीजनिंग काफ़ी अच्छे से कराते हैं, तो रीजनिंग आप वहाँ से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी बुक मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये तो हो गया आपका रीजनिंग का पार्ट। तो देखिए दोस्तों, मैक्स टू मैक्स यार मैथमेटिक्स में ना आपको मैथमेटिक्स आपको कवर करनी है 10 दिन में, बस इससे ज़्यादा लेना नहीं है। 10 दिन में मैथ कवर कर लो और 5 दिन में रीजनिंग कवर कर लो, बस इतना ही टाइम बचा है आपके पास। तो 15 दिन में, और फिर रिवीजन भी इसी टाइम में करना है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो 15 दिन में आपको ये दोनों पोर्शन करने पड़ेंगे, मैथ्स प्लस रीजनिंग। चूँकि राजस्थान जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो आपको राजस्थान जीके मिनिमम अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए राजस्थान जीके में आपको कितना समय लगेगा। राजस्थान जीके में आपको समय लगने वाला है कम से कम 45 दिन का, ठीक है। 45 दिन में आपको राजस्थान जीके के सारे टॉपिक याद हो पाएंगे, और वो भी तब जब आप 10 से 12 घंटे पढ़ो, इससे कम में काम नहीं चलेगा। 10 to 12 आवर्स जब आप पढ़ोगे ना, तब जाके राजस्थान जीके आपकी 45 दिन में कंप्लीट हो पाएगी। इसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, ये तो कंप्लीट ही होगी, रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको रिवीजन के लिए 5-6 दिन का, एक हफ्ते का मान के चलो आप, 7 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। तो अब आप अनुमान लगा लो कि पेपर वन की प्रिपरेशन में अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा तो आपको मिनिमम 2 महीने का समय लगने वाला है, 2 मंथ्स। सो 2 मंथ्स फॉर पेपर 1 प्रिपरेशन, और फिर आपके पास 1 महीना बचेगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको 45-45 मिनट में 45-45 डेज में इसको डिवाइड करना है। भाई पेपर 1 भी मैं 45 डेज़ के लिए पढ़ लिया, पेपर 2 भी 45 डेज़ के लिए पढ़ लिया, ठीक है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, या आपको जो टॉपिक अच्छे से आता है, सपोज कईयों के टेक्निकल बहुत अच्छा होता है पर कईयों का नहीं होता, तो जिनका टेक्निकल अच्छा है वो इस सिलेबस को जो है 30 दिन में कवर कर सकते हैं, पर जिनका टेक्निकल अच्छा नहीं है उनको तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इस तरह आप अपने हिसाब से प्लान बना लो कि आपको किस टॉपिक को कितना समय देना। मेरे हिसाब से रीजनिंग 5 दिन में आराम से हो सकती है, अगर आप 10-12 घंटे पढ़ोगे तो 5 दिन में रीजनिंग आराम से हो जाएगी। और मैथमेटिक्स में आपको 10 दिन मिनिमम, 10 से भी आप, हाँ कहीं 1 वीक में भी आप कर सकते हो क्योंकि टॉपिक्स कम ही है, तो 1 वीक में भी हो सकता है। लेकिन अगर किन्हीं की मैथमेटिक्स कमज़ोर है, कई बच्चों की होती है, तो आपको मिनिमम 10 दिन तो देने चाहिए मैथ को। तो ये रहेगा आपका। तो 10 और 5 15 यहाँ पे अगर आपके हो गए तो आपको जीके के लिए आपके पास बचेंगे 45 डेज। अब हम आते आगे। इसके अलावा एक और चीज़ है जीके में, मैं जैसे आपको साइंस भी इंक्लूड, साइंस को अब आप कैसे इंक्लूड करोगे। साइंस के लिए अगर आप साइंस के लिए आपको मिनिमम मान के चल रहा हूँ मैं, साइंस के लिए आपको देना पड़ेगा 6 से 7 दिन। और केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री के मैं टॉपिक बता दूंगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़्यादा आता है, फिजिक्स से थोड़े सवाल कम आते हैं। तो सबसे पहले ये तो मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। रीजनिंग में देखो, अब सिलेबस रीजनिंग का डिफाइन नहीं है अच्छे से, तो आपको रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे सिलोजिज्म है, हमेशा पूछते हैं, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको। अब ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये तो पढ़ के ही जाना ना। अब सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया, अब ये थोड़ा टफ आता है सिटिंग अरेंजमेंट, मान लो टफ आ गया तो इसलिए तो आप वहाँ पे अटक जाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप यहीं पे प्रैक्टिस करके चले जाओ। बाकी ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ये पूछते हैं हमेशा, ब्लड रिलेशन पूछते हैं, और एक आपका आता है ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है, आकृति गिनना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास समय बचे तो और ये आप सारे टॉपिक करके चले जाना। मैं तो सलाह ये दूंगा, छोड़ो कुछ भी मत, अगर कुछ भी छोड़ोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जनरल साइंस है। फिज़िक्स में आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा नहीं, फिज़िक्स में आपको इतने टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन फिज़िक्स में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप एक चीज़ तो ये पढ़ लेना कि जो मानव रोग होते हैं, ठीक है, मानव रोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो आते हैं तो एक तो अभिक्रिया पूछ सकते हैं, लेकिन वो जल्दी से पूछते नहीं अभी के फ़िलहाल, तो मैंने देखा नहीं RSM SSB के किसी पेपर में पूछा हो।
और पूछेंगे भी तो काफ़ी इजी पूछेंगे। एक चीज़ आपको याद करें, फॉर्मूलाज थोड़े पढ़ लेना, ठीक है। फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए आपको। एक तो फॉर्मूला पढ़ लेना फिजिक्स में, एक आपको यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। यूनिट एंड फॉर्मूला अगर आप पढ़ लोगे ना, यूनिट जैसे पूछ लिया कि बताइए विद्युत की यूनिट पूछ लिया, ठीक है। आपको पूछ लिया बिजली की यूनिट क्या है, इससे पूछ सकते हैं ऊर्जा की यूनिट क्या है, इससे पूछ सकते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर एंड ऑल। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम आगे आते हैं। ये हो गया आपका। इसके बाद हम आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट हो गया, पेपर 2। दिस इज पेपर 2, पेपर 2। अब देखिए, जिनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है वो एक महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं पेपर 2 की, मैं बताता हूँ। डीबीएमएस आपका हार्डली 5 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, हार्डली बता रहा हूँ। ये 3 से 4 दिन में भी डीबीएस कंप्लीट हो सकता है अगर आपने एक बार भी थोड़ा सा उसको देख रखा है तो। सी लैंग्वेज आपकी आराम से 3 से 4 दिन में पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब इतना ही समय, आप इससे ज़्यादा समय दे नहीं सकते। और सी को अच्छे से पढ़ के जाना। C++ जावा से इतने प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन सी से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। और ऊप्स के कंसेप्ट मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आजकल ऊप्स से पूछे जाते हैं। ऊप्स के कंसेप्ट डायरेक्टली आते हैं एग्ज़ाम में। अभी जब इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का जो रीसेंट पेपर लगा था 2021 का, उसमें कई क्वेश्चन ऊप्स से आए थे, ठीक है। तो ऊप्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने। ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। ऊप्स के कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा आप देखिए, इसमें प्रोग्रामिंग में आप ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। आपको बेसिक्स पढ़ने, आपको कोड नहीं लिखने। वहाँ पे कोड के क्वेश्चंस आएंगे तो रियली 2-3 आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे नहीं। और अगर ज़्यादा टफ आ गए तो वो किसी से सॉल्व नहीं होंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लो। चलिए आगे चलते हैं। सी में आपको 3 से 4 दिन देना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है C++ लैंग्वेज। C++ में भी आपको हिस्ट्री, किसने बनाया, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बताओ C++ किसने बनाई, ठीक है। तो बजान स्ट्राउस्ट्रप ने बनाई थी। तो आपको इस तरह जो जिन्होंने इसको बनाया लैंग्वेज को, उनके नेम्स भी याद रखने। और इसमें भी जो ज़्यादा क्वेश्चंस किससे बनते हैं आपके, जैसे अभी जो एग्ज़ाम हुआ था इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का, ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था फ्रेंड फंक्शन का, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन का। तो ऐसे जो ये पर्टिकुलर जो आपके फंक्शंस होते हैं जो जैसे कई जगह काम आते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं कि बताइए पब्लिक, प्राइवेट, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रोटेक्टेड, ये क्या कीवर्ड्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक कीवर्ड, ये आपको दिख रहा है स्टैटिक क्या होता है। 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ ये इसका मतलब, ये किसकी तरफ इशारा करते हैं, इन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। स्टैटिक की परिभाषा वहाँ दे देंगे, आपको पहचाननी है कि सही है गलत है। तो इस तरह के चीज़ें बना के देते हैं। आगे आते हैं हम। इसमें और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक तो पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन थे, तो ये आपको, हाँ। और ये इनहेरिटेंस तो भाई सदाबहार टॉपिक है भाई, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। इनहेरिटेंस क्या, एक तो मल्टीपल होता है, ठीक है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, इससे इसमें आया और इससे इसमें आया। एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो हायरार्किकल का पूछा गया था अभी, हायरार्किकल इनहेरिटेंस पूछा गया था कि एक आपकी बेस क्लास है और 2 डिराइव्ड क्लास है, ठीक है। तो बेस क्लास से मतलब इसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं और 2 चाइल्ड क्लासेस भी बोल सकते हैं। तो एक बेस क्लास है, 2 आपकी डिराइव्ड क्लास है, तो उसको कौन सा इनहेरिटेंस बोलेंगे, तो इसको हायरार्किकल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह इनहेरिटेंस के बारे में पूछा गया था आईए 2021 के पेपर में, आईए 2021 के पेपर में पूछा गया था इनहेरिटेंस के बारे में। मैं ये पूरा पेपर डिस्कस करूँगा आपसे, क्योंकि आईए का पेपर आप देख लीजिए, लगभग 60 से 70% समानता रखता है, समानता रखेगा। अभी जो आपका पेपर आएगा ना, वो आईए के पेपर जैसा ही होगा, देखना। उससे मान लो आप 20 से 30% टफ होगा बस, ठीक है। तो ये मान के चलिए आप 60% पेपर ऑलमोस्ट आईए जैसा होगा, आईए जैसा ही होगा 60% पेपर,
यूजीसी नेट के क्वेश्चन आने की संभावना कम है। सीनियर में पूछेंगे, बेसिक में पेपर नॉर्मल ही रहेगा जितना मुझे आइडिया है। हाँ, अगर आप RSMSS भी चाहे तो काफ़ी टफ भी दे सकती है, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन तो आईए जैसे होंगे और 40% क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े हायर लेवल के हों, ताकि पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड बना रहे और कट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा ना चली जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको 2 से 3 दिन में पूरा कर सकते हैं चाहे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें सबसे एक तो आपको गॉन्ट जो डायग्राम गॉन्ट चार्ट बनते हैं ना आपके, गॉन्ट चार्ट जिसमें जैसे प्रोसेस होती है उसमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। और शेड्यूलिंग स्कीम से वो पढ़ लेना, उसके क्वेश्चंस आते हैं। बाकी तो इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, आराम से हो जाएगा। नेटवर्किंग में देखो, नेटवर्किंग में आपको सबसे पहले क्लासेस पता होनी चाहिए, क्लास ABCDE, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अब इसमें डीप क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आपको सबनेट मास्क वगैरह निकालना, ये सब पूछ सकते हैं। बाकी नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्किंग से हमेशा हर एग्ज़ाम में, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम्स होती है, क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेटवर्किंग में आपको क्या क्या पढ़ना है? नेटवर्किंग में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि लेयर्स, एक तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, OSI और TCP/IP मॉडल क्या होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, ये हब हो गया, इनमें डिफरेंस क्या होता है, हब हो गया, ठीक है, या आपका राउटर हो गया, ये ठीक है, हब राउटर, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो टोपोलॉजी होती है, ठीक है, ये रिंग टोपोलॉजी हो गई, ये मैश टोपोलॉजी हो गई, ठीक है, तो रिंग हो गई, मैश हो गई, और ये बस टोपोलॉजी हो गई जिसमें ऐसे ऐड होते हैं नोड्स, ठीक है। तो ये सब आपको टोपोलॉजीज पता होनी चाहिए, इनके लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, इनकी अच्छाई है, इनकी बुराई है, सारी पॉइंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। टोपोलॉजीज पूछ लेते हैं, तो ये सब चीज़ें तो आप अच्छे से कर लो, तो ये मुश्किल से आपके लगभग 5 दिन में हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, ये टॉपिक में आपको क्या क्या आएगा, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हो गया, जनरेशन्स हो गई, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपका हार्डली 1 दिन में हो जाएगा। 1 दिन में आप सारा कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, देखो ये थोड़े बड़े टॉपिक होते हैं, इनको रटने में बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है MS ऑफिस आपको करने में कम से कम 3 से 4 दिन तो लगेंगे ही, और उसमें भी कंप्लीट नहीं होगा। मतलब बेसिक, मतलब जो जो रेगुलरली पूछा जा रहा है ना एग्जामिनेशंस में, वो ज़रूर कवर कर लेना, ठीक है। अब Ctrl+S से क्या होता है, इतने इजी सवाल आते नहीं आजकल। आजकल सवाल आएंगे जैसे बताओ Alt+11 से क्या होगा, ठीक है, इस तरह का कोई रैंडम सवाल पूछ लेंगे। जैसे भी आईए में क्वेश्चन क्या आया था कि बताओ फाइल को प्रोटेक्टेड करना है तो मुझे किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब किसी फाइल को प्रोटेक्टेड करने के लिए ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो वो फाइल में मिल जाएगा, न्यू में। जब आप पहला ही ऑप्शन उसको ड्रॉप डाउन में देखोगे तो आपको यहीं पे फाइल में न्यू में मिल जाएगा, उसको सॉरी फाइल ऑप्शन में आपको मिल जाएगा प्रोटेक्टेड का ऑप्शन। तो ये एक क्वेश्चन आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। MS एक्सेस से आने की संभावना बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके MS वर्ड से, MS वर्ड और एक्सेल, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पावर पॉइंट और एक्सेस से थोड़े कम क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कम से कम MS वर्ड और MS एक्सेल को अच्छे से पढ़ लेना। वेब टेक्नोलॉजी में देखो, ये आपको कम से कम 5 दिन लगेंगे करने में, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इस बार आपके CSS के साथ जावास्क्रिप्ट वगैरह भी जोड़ दी। 5 दिन तब है जब आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो भाई बहुत समय लगेगा, ठीक है, नहीं आता होगा तो काफ़ी समय लगेगा दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो कंप्यूटर का सिलेबस भी देखो, करने में आपको कम से कम मुझे लगता है 2 महीने का समय लगेगा अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो अब आपको एफ़र्ट्स थोड़े ज़्यादा डालने पड़ेंगे। एफ़र्ट्स अगर आप डाल दोगे अच्छे से तो अभी भी 3 महीने में आप इस कोर्स को कर सकते हो, इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है 3 मंथ्स में, अगर आप एफ़र्ट्स थोड़े अच्छे डाल लो तो। और अगर आपको कुछ छोड़ना हो ना तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत पढ़ना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय की कमी है तो एक चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा, वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी C पढ़ लो थोड़ी सी, और ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ लो बस। C++, जावास्क्रिप्ट, और ये आपकी PHP, और ये आपकी पाइथन, और ठीक है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मत पढ़ना, इनको छोड़ देना, क्योंकि अगर इनमें से 10 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे तो पूरे में से पूरे तो कोई नहीं कर सकता। देखो, तो इससे अच्छा है आप वो समय जो आप इनमें दोगे ना, इनमें, क्योंकि इन सबको पढ़ने में आपको कम से कम 15 दिन तो लगेंगे दोस्तों।
तो इस 15 दिन को आप बचा के यहाँ लगाओ। इनको आप बस थोड़ा बहुत ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ लो, ऊप्स मत छोड़ के जाना, बाकी आप नॉर्मल पढ़ लो। और ज़्यादा से ज़्यादा समय जैसे वेब टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, इन सब में लगाओगे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। चलिए, ये हो गया आपका पूरा। इसके बाद टेस्टिंग का भी एक नया है और ये जावा का लास्ट में है ही। ऊप्स कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन मैं कह रहा हूँ जावा में भी आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट करने हैं, मस्ट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ इसको, मस्ट है, इसको मत छोड़ के जाना। ऊप्स का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है आपको, बाकी कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, ऊप्स का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये था पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कशन। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप काउंट करो तो आप सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हो। एक सेकेंड। तो देखिए, सपोज आपके पास है पेपर 1, अब राजस्थान जीके में अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखोगे तो अराउंड, मैंने जैसे उसमें 65 टॉपिक्स थे, ठीक है, उनमें से भी अगर इम्पोर्टेंट देखोगे अगर आप, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इतने हैं जो मैंने आपको बताया कला संस्कृति वगैरह के, तो आप मुश्किल से देखोगे, अगर आपको पहले उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही करना है तो आपके पास अराउंड होंगे 40 टॉपिक्स। ठीक है, तो अब आप कैसे समय बचा सकते हो मैं बताता हूँ। 40 टॉपिक होंगे, अगर आप ये 40 टॉपिक 30 दिन में कर पाते हो ना, 30 डेज़ में, अगर 30 डेज़ में 40 टॉपिक हो जाते हैं आपके, तो मतलब आप एक महीने में कर लो और फिर 10 डेज़ रिवाइज कर लो, 10 डेज़ रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, 10 डेज़ रिवीजन में आप एक काम करना, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी एक बार बस रीडिंग मार लेना। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने पढ़ लिया। तो आपको अब यहाँ पे कितना मिला, 30 और 10 40, और 5 दिन आप क्या करो, 5 डेज़ आपको क्या पढ़ना है, बस करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स। ठीक है, CA लिख देता हूँ मैं, करंट अफेयर्स। तो ये आपको पढ़ने 5 दिन के लिए, तो आपका पूरा कितना हो जाएगा ये टोटल, तो टोटल मिला के 45 डेज़ का आपका हो जाएगा ये फॉर पेपर 1। अब बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 40 टॉपिक हैं अगर मेजर, तो 30 दिन में पूरे करो, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 10 दिन तक उनको अच्छे से रिवाइज करो जो भी आपने टॉपिक पढ़े। 5 दिन तक करंट अफेयर पढ़ लेना, 45 दिन का आपका हो गया पेपर 1 का। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में देखिए आपको क्या करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो आपकी मैथ्स वगैरह होंगी ना दोस्तों, मैथ्स वगैरह होंगी, तो आपको इसमें अब टाइम उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैथ्स वगैरह जैसे है, तो मैथ्स वगैरह आप कैसे कवर करोगे, तो यहाँ पे आपको जैसे 30 में से थोड़ा और कम करना पड़ेगा। अगर मैथ वगैरह कवर करना है तो मैं तो कहूँगा 25 ही करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, 25 डेज़ में ही आपको 40 टॉपिक कवर करने पड़ेंगे अब, और 10 दिन की जगह आपको फिर 7 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी आपको करनी पड़ेगी ना। और साइंस को आप मतलब केमिस्ट्री वगैरह के जैसे साइंस का मैं अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे उसमें, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो मानव रोग से आते हैं, एक केमिस्ट्री में आपके केमिकल कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं, बताओ नमक का फॉर्मूला हो गया, खाने के सोडा क्या होता है, कपड़े धोने का सोडा क्या होता है, इस तरह के फॉर्मूले ज़्यादा आते हैं। बाकी यूनिट्स पढ़ लेना फिजिक्स में, तो बस इतना ही आता है, और साइंस में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। तो ये हो गया आपका प्लान, देख लो। अब आप 40 टॉपिक है, 25 दिन में करने, 25 और 7 यहाँ पे 32, 32 और ये 5 कितने हो गए, 37। 37 के बाद आपको 37 के बाद देख लीजिए, अब आप मैथ प्लस रीजनिंग, अगर आपकी कमज़ोर है तो आपको थोड़ा समय एडजस्ट करना पड़ेगा, इस अपने अकॉर्डिंग कर लेना। फिर 10 दिन में आपको मैथ रीजनिंग उड़ानी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 दिन में आपको मैथ रीजनिंग उड़ानी पड़ेगी। 10 दिन में नहीं है, मेरे हिसाब से 8 ही दिन बचे, तो वो अकॉर्डिंगली आप देख लेना इसमें। ठीक है, तो मैथ्स प्लस रीजनिंग के लिए आपको, आप कितना कंफर्टेबल हो उस हिसाब से अपना बना लेना। मैथ्स प्लस रीजनिंग 8 to 10 डेज आपको मिलेंगे बस। पेपर 2 में देखिए आपको कम से कम कितने देने पड़ेंगे, 45 दिन, 45 दिन देने पड़ेंगे। तो 45 डेज में से आप है ना, प्रोग्रामिंग को ज़्यादा मत देना। तो आपको क्या पढ़ना है, एक तो ऊप्स अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल में MS ऑफिस अच्छे से आपको पढ़ना है, इनमें आपको अच्छे से समय देना है। देखो, ऊप्स और MS ऑफिस इनको अच्छे से पढ़ना है। बाकी आप OS हो गया आपका, ये सब हो गया। तो एक चीज़ आप है क्या एक्सक्लूड कर सकते हो, अगर आपके पास समय ना हो तो क्या नहीं पढ़ना, प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग में बस एक सी पढ़ के चले जाना बहुत है, सी लैंग्वेज ये बहुत है। प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज भी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के चलेगा, और ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ लिए, और एक बार बस ये नेम देख लेना किसने खोज की, ठीक है, नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट होंगे ना जिन्होंने भी खोज की, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट सारे हैं, उनके नेम सारे आपको पता होना चाहिए कि सी प्लस, जैसे सी को डेनिस रिची ने खोज की सी की, ठीक है, तो सी को डेनिस रिची ने बनाया, और फिर आपको सी प्लस को बजाने स्ट्राउस्ट्रप ने, लाइनक्स को किसने बनाया, लाइनस टोरवाल्ड ने, तो आपको सब ये नेम्स पता होने चाहिए। जावा किसने बनाई, जेम्स गॉसलिंग ने, तो आपको ये नेम्स पता होंगे ना, तो आपको सही रहेगा थोड़ा, वहाँ पे अगर नेम भी आ जाता है तो आप आराम से कवर कर लोगे इस चीज़ को। तो ये हो गया, और इसको आपको कितने दिनों में कवर करना है, मतलब मोटा मोटा इसको 45 दिनों में कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका 90 डेज का हो गया, पूरा मैंने बता दिया कहाँ से कवर करना है। और अब आपको ये नहीं सोचना कि बुक्स कहाँ से लाएं। देखिए दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, मैं तो पहले बोल चुका हूँ, दक्ष सबसे अच्छी है, दक्ष की किताब खरीदो, फॉर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए भी खरीद सकते हो। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो सिखवाल खरीद लो, पेपर 1 के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो दक्ष खरीद लो। इसके अलावा मैं कोई बुक का ज़्यादा रिव्यू कुछ भी नहीं करने वाला, मैं ओनली 11th-12th की 2 बुक्स बची है उनका रिव्यू करूँगा, इसके अलावा कोई रिव्यू नहीं करूँगा। मेरे पास अब इतना समय भी नहीं है कि मैं रिव्यू करूँ, और जो भी बुक्स आप बोले धरोहर वगैरह ये मेरे यहाँ पे उपलब्ध भी नहीं है, तो मैं रिव्यू नहीं कर पाऊँगा। अब मार्केट में चाहे कुछ भी आए दोस्तों, आपको अपने मटेरियल पे विश्वास रखना है। अगर आप मार्केट की नई नई किताबों को देखते रहोगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। जो आपके हाथ में है उसको पढ़ डालो, ठीक है, जो आपके हाथ में उसको पढ़ लो। अब जो खरीद ली वो खरीद ली, उसी को पढ़ लो अच्छे से, तो हो जाएगा आपका। अगर आप डाउट करते रहोगे ना कि मेरे पास तो अच्छी किताब नहीं है, तो फिर कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बता दी आपको, और प्री टेस्टिंग वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो तो वो कर लो, ठीक है। पहले क्विज़ लगा लो जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आप सीधा जो है थ्योरी पढ़ के, या तो थ्योरी पढ़ के क्विज़ लगा लो, या क्विज़ पढ़ के थ्योरी क्विज़ करके और फिर थ्योरी पढ़ लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो इस तरह आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप सारे टॉपिक भी पढ़ लो और रिवीजन नहीं करके गए ना, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा दोस्तों। और मैं झेल चुका हूँ एक एग्ज़ामिनेशन में ऑलरेडी, कि मैं बहुत सारा पढ़ के गया लेकिन मैंने रिवाइज़ नहीं किया और मुझे उसका परिणाम भोगना पड़ा। तो इसलिए आप रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, भले ही कम पढ़ें लेकिन रिवाइज अच्छे से करें। एटलीस्ट जो पढ़े उसमें से तो आप अच्छे से करके आओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कट ऑफ के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। और कट ऑफ में मैंने वैसे बना लिया उसकी पीपीटी भी, कट ऑफ में क्या क्या बात करनी मैं आपसे बताऊँगा। और मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ, कट ऑफ 120 से 150 के बीच रहेगी। देखो वेगली मेरा इतना अनुमान है, इससे कम नहीं जाएगी, पर उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।